प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं हम आधुनिक हिंदी कविता के विकास पर सैद्धांतिक चर्चा कर चुके हैं। उसके दूसरे खंड में हम हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित कवि और उनकी रचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व, आज के इस व्याख्यान से पूर्व, हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और प्रिय प्रवास, जो उनका बड़ा महाकाव्य रहा, उसमें से निर्धारित पद्यांशों की हमने व्याख्या की। आज के इस व्याख्यान में हम मैथिली शरण गुप्त पर चर्चा करने जा रहे हैं। वास्तव में द्विवेदी युग के इन दो प्रतिनिधि कवियों में मैथिली शरण गुप्त सच्चे अर्थों में हिंदी कविता के उन्नायक कहे जा सकते हैं। प्रिय प्रवास हालांकि हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है, लेकिन इससे पूर्व ही हिंदी में मैथिली शरण गुप्त ने 1912 में भारत भारती लिखकर पूरे हिंदी समाज में, और मैं कहूँ कि उत्तर भारत में, राष्ट्रीय चेतना की लहर जगा दी। एक क्रांति सी ला दी कि कविता में किस तरह से राष्ट्रीय चेतना अभिव्यक्त होती है, यह उन्होंने बता दिया। और इससे मैथिली शरण गुप्त काफ़ी लोकप्रिय हुए। यह प्रेरणा उन्हें उस समय के महान साहित्यकार, जो उस समय के साहित्य का एक तरह से नेतृत्व कर रहे थे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से उन्होंने उनकी पत्रिका सरस्वती में लिखना आरंभ किया। और भारत भारती आते ही हिंदी जगत में एक तहलका सा मच गया। भारत भारती वस्तुतः हमारे देश की अतीत के गौरव का व्याख्यान है। हालांकि उसमें वर्तमान और भविष्य की बात भी है, लेकिन अतीत के गौरव का जो व्याख्यान उसमें किया गया है, उससे हमें एक आत्मसम्मान, स्त्री सम्मान और हमारे जो एक तरह से विश्व का गुरु होने का जो हमारे देश को गौरव प्राप्त था, उसकी ओर हम प्रेरित हुए। और यह हमारी राष्ट्रीय एक जो स्वतंत्रता की जो भावना थी, उसको जगाने में बड़ा सहायक सिद्ध हुआ यह काव्य। मैथिली शरण गुप्त ने लगभग 40 काव्य लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, और उनमें से लगभग 19 या 20 खंड काव्य हैं। साकेत जैसा महाकाव्य भी उन्होंने लिखा है। मैथिली शरण गुप्त वस्तुतः प्रबंध काव्य में रुचि रखते थे। रीतिकाल से हमारी इस प्रबंध कविता को एक तरह से विराम सा मिल गया था। मैथिली शरण गुप्त ने इसे पुनर्जीवित किया, और जब उन्होंने काव्य रचना की, भारत भारती से पूर्व वो 1910 में जयद्रथ वध लिख चुके थे, जो एक खंड काव्य था। उसके बाद 1912 में भारत भारती आती है। फिर उसके बाद और अन्य कई रचनाओं के बाद 1925 में फिर उनकी एक और अच्छी रचना पंचवटी आती है, और 1931 में उनके काव्य का चरम, जिसको हम कह सकते हैं साकेत महाकाव्य, प्रकाशित होता है। 1932 में एक और अच्छा खंड काव्य यशोधरा प्रकाशित होता है, और उसके बाद फिर उनके विष्णु प्रिया आदि और अन्य कविताएं या जो खंड काव्य हैं वो सामने आते हैं। मैथिली शरण गुप्त वैष्णव संस्कार से पले बढ़े थे, इसलिए उनमें वैष्णवी विनम्रता पाई जाती है। राम के वे भक्त थे। अपने काव्य में कहीं उन्होंने स्वीकार भी किया है कि मुझे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का आशीर्वाद मिला है, राम का आशीर्वाद मिला है, और एक तरह से हनुमान का आशीर्वाद मिला है। उनको वो किस तरह से कहते हैं, वो मैं 2 पंक्तियां मैं आपको बताता हूँ। तुलसी भी कैसे करते मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें न मिलता प्रसाद। तो महावीर यहाँ हनुमान जी के लिए भी कहा गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बड़ा कवि अपने जीवन को कविता में इस तरह से जोड़ देता है कि वो 2 अर्थ देने लग जाती है, और उसकी काव्य की जो उपयोगिता है, उत्कर्ष है, वो बढ़ जाता है। तो महावीर यहाँ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए भी हो सकता है, और क्योंकि वो राम भक्त थे तो हनुमान जी के लिए भी ये होगा। तो साकेत जैसा आपको पता है हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है, और दूसरे जो खंड काव्य साकेत महाकाव्य है, और यशोधरा खंड काव्य। तो यशोधरा का भी कुछ अंश हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में है, और साकेत का भी। साकेत दरअसल 12 सर्गों में है, और हमारे यहाँ 9वां सर्ग
पाठ्यक्रम में है। वास्तव में 1908 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक लेख लिखा और जिसका शीर्षक था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। हो सकता है उन्होंने वाल्मीकि और तुलसीदास को ध्यान में रखकर ये बात कही हो कि रामायण के अन्य पात्र बड़े मुखर होकर आते हैं, अपने अपने उदात्त चरित्र से वो भारतीय जनता को प्रेरित करते हैं, लेकिन उर्मिला उसमें एक ऐसा पात्र था जिस पर ज़्यादा ध्यान इन कवियों ने नहीं दिया। और इस बात से प्रेरित होकर उन्होंने अन्य कवियों को एक तरह से संकेत दिया, संदेश दिया कि ऐसे नारी पात्रों पर भी लिखा जाए। और मैथिली शरण गुप्त ने उसी को ध्यान में रखकर साकेत के माध्यम से उर्मिला की उस विरह वेदना को, उसके त्याग को, उसकी सेवा भाव को, उसके समर्पण को, उसके क्षत्रियत्व तेज को सामने लाने का प्रयास किया। ऐसा ही प्रयास यशोधरा में भी किया। और मैं समझता हूँ कि केवल उर्मिला ही क्यों, अन्य नारी पात्र जो भी थे हमारे साहित्य में, प्राचीन साहित्य में, उनको मैथिली शरण गुप्त और अन्य कवियों ने सामने लाने का भरपूर प्रयास किया। और यह एक तरह से हमारी उस समय की एक बड़ी प्रवृत्ति थी, साहित्य की भी, राजनीति की भी, कि नारी सम्मान को सुरक्षित रखा जाए, नारी सम्मान, नारी गौरव को पुनः प्राप्त किया जाए। और इसमें सबसे बड़ा जो सहायक सिद्ध हो सकता था वो हमारा अतीत, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नई उद्भावनाओं के साथ कविता की जाए, रचनाएं की जाएं। और उसमें ये कवि बड़े सफल हुए। जिस समाज सुधार, नैतिकता, चरित्र उत्थान आदि की बातें द्विवेदी युग में थी, वो सब मैथिली शरण गुप्त के काव्य में चरितार्थ होती हैं। इसलिए सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त ही हुए। साकेत का जो 8वां सर्ग है, हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई केवल उर्मिला के लिए लिखा गया हो। साकेत में राम को भी नई उद्भावना का एक तरह से मौका दिया गया है। राम केवल ईश्वर नहीं है, वो मनुष्य भी हैं। और वो अपना साफ संदेश लेकर आते हैं कि मैं इस भूतल को इस स्वर्ग बनाने आया। 8वें सर्ग में राम की यह बात सामने आती है। और एक और बात जो है, कैकेयी 8वें सर्ग में ही है वो भी, कि कैकेयी का को जो पश्चाताप का जो अवसर दिया गया है, वो भी एक मैथिली शरण गुप्त की नई उद्भावना कही जा सकती है। तो इस काल के कवियों में जो नई उद्भावनाओं का जो, अच्छा, ये आवश्यक भी था कि किस तरह से युगीन परिस्थितियों को हम अपने काव्य में ले सकते हैं, युगीन संदर्भों से उसे जोड़ सकते हैं। और ये तभी संभव हो सकता था जब हम अतीत का सहारा लें। और क्योंकि आज़ादी का उस समय आंदोलन चल रहा था, उस समय इसकी बड़ी आवश्यकता भी थी। प्रबंध काव्य, जैसे मैंने अभी बताया कि प्रबंध काव्यों की श्रृंखला टूट गई थी रीति काव्य में, और उसको पुनर्जीवित करना जरूरी था। और एक और बात जो थी वो थी खड़ी बोली हिंदी में काव्य का उत्कर्ष लाने का एक कोशिश। तो ये प्रवास उसमें एक अच्छा मतलब प्रयास रहा। और उसके बाद मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य में हिंदी को एक तरह से स्थापित कर दिया। और इसके बाद तो आप जानते हैं कि छायावाद में हिंदी का जो स्वरूप निखर कर आया, फिर वो उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो मैथिली शरण गुप्त एक ऐसे साहित्यकार और ऐसे कवि हैं हमारे हिंदी साहित्य में, आधुनिक हिंदी कविता में, जिन पर पूरी हिंदी कविता आगे खड़ी है। राष्ट्रीय चेतना की अगर हम बात करें तो भारत भारती से वो लहर उठती है। भारतेंदु युग में जिस चेतना के, हमें राष्ट्रीय चेतना के जो अस्पष्ट स्वर सुनाई दे रहे थे, उसका मुखर रूप हम भारत भारती में देख सकते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हिंदी कविता में जो राष्ट्रीयता की धारा है वो मैथिली शरण गुप्त से ही बह रही है। तो कई मायनों में मैथिली शरण गुप्त हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, उनकी रचनाएं और उनकी अच्छा, एक बात और है कि इन्होंने बड़ी सरल भाषा में लिखा, क्योंकि शुरुआती दौर था वह भी। उसके बावजूद जिस तरह से हरिओध ने संस्कृत शब्दों का बोझिल प्रयोग किया, उस तरह से मैथिली शरण गुप्त ने नहीं किया। तो एक लालित्य धीरे धीरे हमारी हिंदी भाषा में आ रहा था। सादगी थी उसमें, जो सादगी इनके जीवन में थी, ये ग्रामीण जीवन से संबंध रखते थे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 1886 में इनका जन्म हुआ झांसी जिले में। चिरगांव है एक जिला, या झांसी जिले में चिरगांव नाम में गांव में। और उसके बाद 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस दौरान इन्होंने अपना काफ़ी मतलब एक तरह से उल्लेखनीय योगदान किया। तो मैथिली शरण गुप्त
को हम पढ़ते समय हमारे जो है साकेत और यशोधरा, इन दोनों उनके जो निर्धारित खंड हैं उनको हम पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। और बाकी जो बातें मैथिली शरण गुप्त के बारे में होंगी, उनकी काव्य कला के बारे में, काव्य कौशल के बारे में, काव्य उत्कर्ष के बारे में, वो उस पढ़ाते समय हम बताते रहेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हम पुनः मिलेंगे व्याख्या भाग के साथ। धन्यवाद।